हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चुंबकीय पदार्थ से तात्पर्य है कि जैसा कि पाठ का नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य, तो द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, यानी इसमें ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ना है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से उसका व्यवहार अलग अलग होता है। यानी तमाम ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उनका व्यवहार अलग अलग होता है। अलग अलग होने से व्यवहार अलग अलग होने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो ज्यादा चुंबकित हो जाते हैं, कुछ को रखा जाता है वो कम चुंबकित होते हैं। तो इसके आधार पर यानी पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना, और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ये 3 जो कैटेगरी हैं इसकी डिटेल भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उन पदार्थों से संबंधित कुछ टर्म हैं, यानी कुछ शब्द हैं या कुछ भौतिक राशियां हैं जिनको हमको आज समझना है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन रहता है इनके परिभाषाओं में, क्योंकि नाम एक जैसे लगते हैं। इसलिए हम उसको ध्यान से समझेंगे पहले और उसके बाद इसको फिर साथ में नोट्स भी आप बना लेंगे। तो पहले काम ये करते हैं कि जो परिभाषाएं हमको पढ़नी है वो है चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो चुंबकीय प्रेरण से तात्पर्य देखिए यहाँ पर यह है कि चुंबकीय प्रेरण पढ़ने से पहले तो एक चीज हम आपको और बता देते हैं, जैसा पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं चुंबकीय आघूर्ण के बारे में, ठीक है ना। तो चुंबकीय आघूर्ण का क्या मतलब होता है कि जब कोई आवेश किसी सर्कुलर पथ में गति करता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप की तरह व्यवहार करता है। और धारा लूप क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं उसको, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी परमाणु है उसके चारों जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो धारा लूप की तरह व्यवहार करते हैं। और धारा लूप को ही हम लोग कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। अगर चुंबकीय द्विध्रुव है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण भी होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, एक चीज ध्यान दो, चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब क्या? जैसे मान लो कोई ये नाभिक हो गया बीच में और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इसमें ऐसे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है एक धारा लूप, यानी आवेश चल रहा है इसमें धारा प्रवाहित हो रही, तो ये एक धारा लूप की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा है तो उसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन धारा का प्रवाह होता है। तो अगर हम ये कहें कि इसमें चुंबकीय जो द्विध्रुव होगा, चुंबकीय द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा m बराबर, वो फार्मूला क्या होता है? I इंटू ए। ये होता है ना कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और उस लूप का कितना क्षेत्रफल है। और ये जो एक सदिश राशि होती है, दिशा हम लोग कैसे निकालते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग शॉर्टकट में चुंबकीय आघूर्ण भी कह देते हैं, ठीक है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहें या चुंबकीय आघूर्ण कहें, एक ही मतलब है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो किस डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग? तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दाहिने हाथ का नियम। कैसे? अगर उंगलियों को धारा की दिशा में रखें, उंगलियों को धारा की दिशा में रखें तो अंगूठा ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो मान लो जैसे इसमें करंट कैसे प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी, तो इसका मतलब ऐसे रखना पड़ेगा उंगलियों को, धारा की दिशा में मोड़ेगा, अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो इसका मतलब इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कैसा होगा? तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा। समझ आ रहा है? यही अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है ये धारा की डायरेक्शन, समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो धारा की दिशा में प्रवाहित होगी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में चल रहा होता क्लॉकवाइज तो धारा की दिशा में प्रवाहित होती एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो ऊपर की तरफ चुंबकीय आघूर्ण होता। तो इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और
कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो धारा लूप की तरह व्यवहार करता है। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है तो एक वो धारा लूप की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। अगर धारा लूप व्यवहार करता है इसका मतलब उसमें चुंबकीय आघूर्ण है, समझ आ रहा है भाई। चुंबकीय द्विध्रुव है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। अब वो अलग अलग पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग तरीके का होता है, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है। ज्यादा कम होने से मतलब भाई कोई किसी परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, और सब दो प्रकार की गतियां करते हैं। एक नाभिक के चारों चक्कर भी लगाते हैं, एक स्पिनिंग भी करते हैं, यानी अपनी अक्ष के परिधि में घूमते हैं, यानी ऐसे ऐसे चलता जाता है, चक्कर भी लगाएगा और अपने अक्ष के परिधि घूमता भी है लट्टू के तरीके, ठीक है ना। तो अगर चक्कर जो लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसकी डायरेक्शन जरूरी नहीं कि एक ही दिशा में सब स्पिनिंग कर रहे हो, बात समझ आ रहा है। तो जो चक्कर जो लगाते हैं ये उसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है इसमें दो प्रकार की गतियां हो गई भाई। इसमें एक हो गए परिभ्रमण गति जिसको हम लोग नाभिक के चारों चक्कर लगाने वाली गति को कहते हैं, और एक होती है इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ही जगह बिल्कुल एकदम चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी की गति होती है सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों चक्कर भी लगाती है पृथ्वी और अपनी धुरी के चारों ओर घूमती भी है, सेम वही गति इसमें इलेक्ट्रॉन होती है। तो जो अपनी धुरी पर घूमते हैं उसको कहा जाता है चक्रण, और जो नाभिक चक्कर लगाते हैं उसको कहा जाता है परिभ्रमण गति, ठीक है ना। तो जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो चक्रण गति के कारण ज्यादा होता है, और चक्रण जो है ये जरूरी नहीं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी दिशा में चक्कर लगा रहा हो। जैसे हम लोग जानते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, सपोज दो इलेक्ट्रॉन में एक का चक्कर एक दिशा में होगा तो दूसरे का इस दिशा में भी होता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, यम का मान एक के कारण ऊपर तरफ तो दूसरे के कारण अंदर तरफ हो जाएगा, तो उसका कुल मान कितना हो गया, 0। अगर दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है तो भाई दो का तो 0 हो सकता है लेकिन एक तो बचेगा, तो इसका मतलब है एक के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो तो कुछ न कुछ होगा ही। चार होंगे तो भी 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसके आंतरिक संरचना के आधार पर, ठीक है ना। उसी आधार पर तो ही हम कुछ पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लव चुंबकीय में। बस समझ में आ रहा है। इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम केवल उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं केवल ये हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के ये हम लोग जाना, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगाता है तो एक धारा लूप की तरह व्यवहार करता है, और धारा लूप की तरह व्यवहार करने का उसका एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है ना। अब चुंबकीय आघूर्ण होता है, अगर शून्य चुंबकीय आघूर्ण तो इसका मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं है, अगर चुंबकीय आघूर्ण है तो इसका मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण है। अब चुंबकत्व का मतलब समझ ही रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक परमाणु जो होता है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार कर सकता है अगर चक्रण दोनों के एक ही दिशा में है, या अगर दोनों अपोजिट दिशा में होंगे तब तो चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग पदार्थों की बात हम लोग करेंगे, उसको अभी हम चर्चा नहीं करेंगे किस कब शून्य होगा कब शून्य नहीं होगा। फिलहाल आप ये जानना है कि चुंबकीय आघूर्ण अगर होगा पदार्थ में, भाई पदार्थ में होगा जिसका परमाणु में होगा, परमाणु में अगर है तो पदार्थ में भी हो सकता है। अगर परमाणु में पदार्थ में अगर चुंबकीय आघूर्ण है तो इसका मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण है, ठीक है ना। तो चुंबकीय आघूर्ण होने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसका मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण आ गया है। ये बात बिल्कुल एकदम दिमाग बैठानी है। चुंबकीय आघूर्ण है पदार्थ में तो इसका मतलब है उसमें चुंबकत्व का गुण भी है, ठीक है। अगर अब बात करते हैं हम लोग चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण से तात्पर्य कि जब अगर किसी पदार्थ को चुंबकित करना होता है, मान लो हमारे पास ऐसे पदार्थ है इसमें चुंबकत्व गुण नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई भी चुंबकत्व का गुण नहीं है, उसको चुंबकित करना है तो क्या करते हैं हम लोग, उस पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हमने कोई यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है इस डायरेक्शन में और वहां पर हम उस पदार्थ को रखा हमने, ठीक है ना। अब देखिए इसके जो परमाणु होंगे वो उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा,
परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो। कैसे उत्पन्न होता है ये डिटेल फिर हम कह चुके हैं, फिर हम बाद में पढ़ेंगे कैसे उत्पन्न होता है। जब हम तीनों पदार्थों के बारे में पढ़ा जाए तो हम बताएंगे। फिलहाल आप ये जानो चुंबकीय आघूर्ण अभी नहीं है, उसका शून्य है। जब हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो क्या हो गया, ये पदार्थ जो है चुंबकित होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, यानी इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। अब कितना चुंबकित होगा ये पदार्थ, ये डिपेंड करता है उस पदार्थ की प्रकृति पर। जो पदार्थ हमने रखा है, कोई ज्यादा चुंबकित हो जाता है, कोई कम चुंबकित होता है, ठीक है ना। ये चीज इसलिए बता रहे हैं ताकि ये परिभाषाएं बड़ा कंफ्यूजन है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज हम, वो चुंबकीय प्रेरण, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, इनमें ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपने ध्यान से हमारी बात को नहीं सुना तो फिर रटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम पूरी बात को ध्यान से लास्ट तक आपको सुनना है वीडियो के अंदर, ठीक है, तभी एक रिलेशन आप समझ पाएंगे इनमें क्या रिलेशन है। सब में अलग अलग नहीं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड होने के साथ साथ में ये महत्वपूर्ण भी हैं। ये इनके बगैर आगे जो हम लोग पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हमको बिल्कुल समझ करके इनको याद करना है, ठीक है ना। कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, और कैसे इसको डिफाइन किया गया है, क्या मात्रक होते हैं, क्या सिंबल होते हैं, ये सब कुछ आपको समझना है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय पदार्थ जो भी हमने कहा 3 प्रकार के, उनमें से किसी को रखा जाता है, तो अगर वो कुछ ज्यादा चुंबकित हो जाते हैं, कुछ कम चुंबकित होते हैं, ठीक है ना, तो दूसरे क्षेत्र में रखने से जो इस पदार्थ में जो चुंबकीय गुण आ जाता है उसको कहा जाता है, उसको तो हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं भाई। उसमें जो चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व का जोड़ा गया वो तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और इस घटना को कहा जाता है चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नई बात क्लियर हुई। अगर हम किसी भी चुंबकीय पदार्थ को, चुंबकीय पदार्थ या सिंपली पदार्थ आप कह सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ तो सही है, साथ में हम उसको केवल पदार्थ से मतलब है, जो द्रव्य पढ़ना है, मैटर जिसको कहते हैं। कोई भी अगर पदार्थ चुंबकित रखा जाए तो वो चुंबकित हो जाता है, बस कम ज्यादा होता है, कोई कम चुंबकित होता है, कोई ज्यादा चुंबकित होता है, वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो अगर जब किसी चुंबकीय पदार्थ को वाय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। चुंबकित करने के लिए रखा, चुंबकित हो गया। पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। ये जो चुंबकत्व गुण उत्पन्न हो गया उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रेरित चुंबकत्व यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं इंग्लिश में। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो जो चुंबकत्व उत्पन्न हो गया है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से, ठीक है ना। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसका मात्रक यहाँ तो हमने एक मात्रक लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के हम लोगों ने तो कई मात्रक पढ़े हैं। वेपर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर भी होता है, ठीक है ना, और एक सीजीएस पद्धति का मात्रक गॉस भी होता है। तो ये सारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। तो ये जो फिनोमिनन है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो कोई पदार्थ चुंबकित हो जाए, तो उसको हम लोग उस घटना को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ये व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। जो चुंबकीय उत्पन्न हो गया है उसको कहते हैं हम लोग प्रेरित चुंबकत्व, उसको हमने बी से प्रदर्शित किया, ठीक है ना। अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये, तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि होती है और जिसका मात्रक हम लोग वेबर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर या गॉस लिख सकते हैं। लेकिन गॉस सीजीएस पद्धति का मात्रक है, बाकी सब 3 एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति के मात्रक, ठीक है। तो ये टर्म क्लियर हो गया। तो आपको जो नोट करना है वो ये जो अलग से लिख रहे हैं समझने के लिए, इसको आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ ये परिभाषाएं समझनी है और उनको याद कर लेना है, ठीक है। दूसरी परिभाषा हमारे पास है चुंबकन तीव्रता यानी मैग्नेटाइजिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या होता है, तो अभी हमने बताया कि जब किसी पदार्थ को चुंबकित करना होता है तो उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो कोई पदार्थ कम चुंबकित होता है, कोई ज्यादा चुंबकित होता है, ठीक है ना।
तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को रख करके कितना चुंबकित किया जा सकता है, यानी किस सीमा तक चुंबकित किया जा सकता है, वो कहलाता है चुंबकन तीव्रता। नहीं क्लियर होगा? हमने क्या लिखा है, किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसे जिस सीमा तक चुंबकित किया जा सकता है, जिस सीमा तक चुंबकित किया जा सकता है। अभी हम बताया हमने कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा चुंबकित करने के लिए, तो कोई कम चुंबकित होता है, कोई ज्यादा चुंबकित होता है, ये उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो किस सीमा तक उसको चुंबकित किया जा सकता है, ये कहलाता है चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये एक सदिश राशि भी होती है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि अगर चुंबकित हो गया है तो उसको कैसे आकलित करेंगे हम लोग, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि कितना चुंबकित हुआ है वो, तो उसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, उसके चुंबकीय आघूर्ण से, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण कितना उत्पन्न हो गया है उसमें, अगर पदार्थ चुंबकित हुआ है, हमने कहा अगर चुंबकित नहीं तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, शून्य। अगर चुंबकित हुआ है तो इसका मतलब उसका उसमें चुंबकीय आघूर्ण है, कितना चुंबकीय आघूर्ण है ये हमको पता होना चाहिए, और उस पदार्थ का आयतन पता होना चाहिए जिसको चुंबकित कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो उसको अगर डिवाइड करा देते हैं हम अपान v से, तो निकल आता है उस पदार्थ में कितनी चुंबकन तीव्रता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखते हैं, गणित के फॉर्म में अगर लिखना है इस चुंबकन तीव्रता को, किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। अब क्लियर हो गई? यदि चुंबकीय पदार्थ का आयतन अगर v है और चुंबकीय आघूर्ण अगर m अगर उत्पन्न हो गया है, तो उस पदार्थ की जो चुंबकन तीव्रता होती है उसको हम लोग लिखते हैं I = m/v, ठीक है ना। अब यहाँ पर I का मात्रक लिख सकते हैं हम लोग। I का मात्रक कैसे लिखेंगे, देखो m चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हमको पता है क्या होता है, न्यूटन प्रति इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, फार्मूला हम लोग लिखा था m क्या लिखा था, m बराबर IA एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो m का मात्रक तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो I का मात्रक क्या हो जाएगा, m का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, और v आयतन है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो इससे स्क्वायर से घात कम हो जाएगा, क्या बचेगा, एम्पियर प्रति मीटर। ये इसका मात्रक हो गया, तो इसको लिख सकते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी अगली परिभाषा को लिखते हैं। तो एक चीज और हम आपको बता देते हैं, इसको नोट कर लें पहले। अगर हम ये कहें कि अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, यानी कोई क्षण चुंबक है, ये कोई चुंबकीय द्विध्रुव है मान लीजिए, अगर इस इंटेंसिटी को, यानी जो इंटेंसिटी लिखी गई है यहाँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अगर हम ये कहें कि पोल स्ट्रेंथ के पदों में, बताओ क्या होगी। पोल स्ट्रेंथ हम बताया ना, ध्रुव प्रबलता, इसको हम लोग स्मॉल m से लिख रहे थे, ठीक है ना। ये सब बता चुके हैं हम लोग पिछले वाली क्लास में। ये ध्रुव प्रबलता इसमें दिखाते हैं हम लोग, तो वो मान लेते हैं m है। m क्या है, ध्रुव प्रबलता है। कैपिटल M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। इसके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं 2l, ठीक है ना। तो इसका जो m का जो मान होता है वो कैसे लिखते हैं, फार्मूला आप लिख चुके हैं हम लोग, ध्रुव प्रबलता इनटू बीच की दूरी। जैसे विद्युत द्विध्रुव में होता है ना, आवेश तथा उनके बीच की दूरी, तो यहाँ पर ध्रुव प्रबलता उनके बीच की दूरी हो जाती है, ठीक है। और अगर इसका जो एरिया है, अगर हम मान लेते हैं A है इस द्विध्रुव का, तो A = कितना हो जाएगा, V = A तो हमने मान लिया एरिया, तो आयतन कितना होगा इस टुकड़े का, दंड चुंबक समझो इसको। तो दंड चुंबक आयतन क्या होगा, V = क्या हो जाएगा, A × 2l, ये तो होगा ना, आधार का क्षेत्रफल बोलते हैं ऊंचाई,
ये हो गया। और तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान आप निकाल सकते हैं। देखो आई इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ पर जगह कम है, आई इक्वल टू क्या हो गया एम, ये वैल्यू यहाँ लगा दो एम, और वी की एम स्मॉल एम है ये एम इंटू 2l अपॉन ए इंटू 2l, 2l से 2l कैंसिल हो गया, आई बराबर क्या बचा एम अपॉन ए, ये बचा कि नहीं। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये भी फार्मूला चुंबकन तीव्रता का है, ये भी फार्मूला चुंबकन तीव्रता का है। ये किस पदों में है, ध्रुव प्रबलता के पदों में, ठीक है ना। ये पोल स्ट्रेंथ के पदों में है, आई इक्वल टू एम, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव प्रबलता है, अपान है उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये है चुंबकीय द्विध्रुव के पदों में। तो दोनों फार्मूले एक ही भौतिक राशि के हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम इस चुंबकन तीव्रता को अगर हम ध्रुव प्रबलता के रूप में अगर डिफाइन करना चाहें तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं आई इक्वल टू एम अपॉन ए, जहां पर एम है ध्रुव प्रबलता, ए है क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका। तो ये भी फार्मूला याद रखना है आपको, तो उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर की परिभाषा हम लोग लिखेंगे, इसका नाम है चुंबकीय तीव्रता। तो तीसरी परिभाषा हमारी है चुंबकीय तीव्रता की। तो इसकी परिभाषा देखिए, हमने अभी बताया, इसकी पहले जो परिभाषा थी हमारी चुंबकन तीव्रता की। चुंबकन तीव्रता क्या था कि कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने से कितनी सीमा तक चुंबकित किया जा सकता है, यानी वो कह सकता है कि वो जो बताता है कि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से किस सीमा तक चुंबकित किया जा सकता है, यानी ये कह सकते हैं कि पदार्थ का गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। नहीं समझ में आई बात। हमने क्या कहा था कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करना होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र उस पदार्थ को कितना चुंबकित कर सकता है वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई ज्यादा चुंबकित होता है, कोई कम चुंबकित होता है, ठीक है ना। तो वो पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित हो सकता है वो कहलाता है चुंबकन तीव्रता, समझ में आ रहा है। अगर हम वो जिस वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है वो उसको कितना किस सीमा तक चुंबकित कर सकता है, भाई वो जो पहली जो परिभाषा थी चुंबकन तीव्रता की, वो उस पदार्थ का गुण था कि वो पदार्थ कितना किस सीमा तक चुंबकित हो सकता है, समझ आ रहा है भाई। वो पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित हो सकता है उसे कहते हैं हम लोग चुंबकन तीव्रता। और ये क्या है चुंबकीय तीव्रता, इसका मतलब यहाँ पर ये ध्यान सुनना, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसका मतलब है कि कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने से वो चुंबकीय क्षेत्र उस पदार्थ को किस सीमा तक चुंबकित कर सकता है वो कहलाता है चुंबकीय तीव्रता। ये थोड़ा सा दोनों में अंतर है। चुंबकन तीव्रता वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में किस सीमा तक चुंबकित हो सकता है, और इसका मतलब है कि वो चुंबकीय जो क्षेत्र है वायु चुंबकीय क्षेत्र वो उस पदार्थ को किस सीमा तक चुंबकित कर सकता है वो कहलाता है चुंबकीय तीव्रता, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। परिभाषा में तो क्या लिखी है, वायु चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को जिस परिमाण या सीमा तक चुंबकित कर सकते हैं, या कोई चुंबकीय क्षेत्र जिस सीमा तक चुंबकित कर सकता है उसे चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एच से। एच एक सदिश राशि है, यानी चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए उसके ऊपर हमने वेक्टर लगाया है और उसको गणित के फॉर्म में हम ये वाला सूत्र लिखते हैं, H इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर। बी तो हमने पढ़ चुके हैं, ये चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ये म्यू नॉट ये निर्वात की चुंबकशीलता है, लोग पढ़ते चले आ रहे हैं ना बहुत पहले से। निर्वात की चुंबकशीलता जिसका मान हम लोगों ने पढ़ा है, म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 मात्रक होता है इसका
न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये तो इसका दूसरा मात्रक होता है, वेपर प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो नीचे दिख रहा है ये म्यू का मात्रक है, म्यू नॉट का मात्रक तो सेम है। चुंबकशीलता है ये म्यू नॉट, ये भी चुंबकशीलता पर म्यू नॉट लगा, इसका मतलब निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है ना। तो ये परिभाषा में आपको ये फार्मूला जरूर याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आगे हम एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें इसी फार्मूले से शुरुआत होनी है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो चुंबकीय तीव्रता में समझ में, चुंबकन तीव्रता चुंबकीय तीव्रता में क्या अंतर समझ में आया आपको? दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चुंबकन जो तीव्रता होती है वो ये बताती है कि उस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने से कितना चुंबकित हो सकता है, ठीक है ना। और ये क्या बताता है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उस पदार्थ को किस सीमा तक चुंबकित कर सकता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये जो चुंबकीय तीव्रता है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की क्वालिटी बताता है, ठीक है ना। और जो चुंबकन तीव्रता है वो बताता है उस पदार्थ की क्वालिटी बताता है, उस पदार्थ की प्रकृति बताता है क्या है, ठीक है ना। मात्रक उसका सेम, जो चुंबकन तीव्रता का है वही चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दो ये इसका मात्रक और इसका मात्रक तो सेम होंगे, क्योंकि तय होते रहा जरूरत नहीं, अब लोग पढ़ चुके हैं ये बात कि दोनों के मात्रक सेम होंगे और वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आई एच का मात्रक वही होगा जो आई का मात्रक होगा। आई का मात्रक क्या था? एम्पियर प्रति मीटर, तो एच का मात्रक भी एम्पियर मीटर हो जाएगा। अगर हम इसकी मदद से निकालना चाहें तो भी निकलेगा, ठीक है ना। हम निकाल सकते हैं, बी का मात्रक रखो, म्यू नॉट का मात्रक रखो, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा उस पर भी, ठीक है। ये तो बात हो गई चुंबकीय तीव्रता की, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है चुंबकशीलता क्या होती है, अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसमें कि चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। यानी जब किसी पदार्थ को चुंबकित करना होता है तो उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रखने से चुंबकित हो गया, तो कितना चुंबकीय क्षेत्र आया उस पर? बी, ठीक है ना। और ये उसकी क्या है? चुंबकीय तीव्रता है। इन दोनों का जो अनुपात है B/H का, उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकशीलता। क्लियर हो गई? बस परिभाषा बहुत सिंपल है, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/H। अब इसका मात्रक लिख सकते हैं। म्यू का मात्रक, अगर हम B का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर रखें और H का मात्रक तो हम लोग जानते हैं एम्पियर प्रति मीटर होता है, उसको रख करके सॉल्व करो तो वेबर प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। या अगर मात्रक इसका हम B का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर रखिए और इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर रखो तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। दोनों मात्रक हो सकते हैं म्यू के, वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी हो सकता है और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 नंबर तक परिभाषा हो गई। 2 परिभाषाएं हमको और पढ़नी है, इसको नोट कर लीजिए पहले। अगला टर्म है हमारा 5वां, सापेक्ष चुंबकशीलता इसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत सिंपल करके लिख सकते हैं, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू, यानी किसी चुंबकशीलता की परिभाषा हम लोग उसके पहले लिख चुके हैं ना, चुंबकशीलता म्यू और तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को उस पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। समझ आ रहा है? इसको म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट। अब चूंकि दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हो गए, ये पदार्थ की चुंबकशीलता हो गई, ये निर्वात की चुंबकशीलता हो गई, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। अगला है, लास्ट डेफिनेशन है चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति, यानी चुंबकीय सुग्राहिता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी अंग्रेजी में कहते हैं इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होती है? ये
किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। जैसा हमने बताया कि जब किसी पदार्थ को चुंबकित करना होता है तो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकत्व का गुण किसी में ज्यादा आता है, किसी में कम आता है। तो जितना ज्यादा आ जाएगा तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी, जिसमें चुंबकत्व धारण करने की क्षमता जिसमें ज्यादा होती है उसको कहते हैं हम लोग कि चुंबकीय प्रवृत्ति उसकी उतनी ही ज्यादा है। ठीक है ना। इसका मतलब ये धारण करने की क्षमता हो गई, कितनी उसकी कैपेसिटी है चुंबकत्व धारण करने की, उसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति। इसको प्रदर्शित करते हैं काइयम। काइयम इस प्रकार से बनाते, देखो ऐसे यहाँ पर ऐसे करके और एक लाइन ऐसे खींच देनी है और सफिक्स में यहाँ पर एम लिख देना है। ये सिंबल है इसका चुंबकीय प्रवृत्ति का, काइयम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मान होता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मान निकालने का तरीका है कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता का जो अनुपात होता है वो चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर होता है। तो उसको लिख सकते हैं, इसका मान चुंबकीय तीव्रता I तथा चुंबकन तीव्रता H के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। और ये भी चूंकि देखा हमने बताया I का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर, H का मात्रक भी न्यूटन प्रति एम्पियर, तो दोनों के सेम मात्रक है, इसलिए कायम मात्रक क्या हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। ये दोनों आंकिक वैल्यू होती है। ठीक है ना। अब जैसे म्यू आर है, ये अलग अलग पदार्थों के लिए म्यू आर का मान अलग अलग होता है। ये हम लोग चर्चा करेंगे जब हम उनके पदार्थों के नाम पढ़ेंगे, उनके गुण पढ़ेंगे तब। ऐसे ही चुंबकीय प्रवृत्ति का भी अलग अलग पदार्थों के लिए अलग जिस होती है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग मान होता है काइयम का। जिसके लिए काइयम, जिस पदार्थ का काइयम का मान ज्यादा होता है उसको आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, उसको धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है ना। इसका मान कम होता है उसको उसके धारण करने की क्षमता कम होती है, कम चुंबकित होता है। समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से ये तो बात हो गई हमारी जो चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक है ना। तो उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसका फार्मूले क्या है, उसके मात्रक क्या है, ये आपको समझ करके याद कर लेना है। समझ करके याद करेंगे तभी याद रहेंगे ये, क्योंकि बड़े कंफ्यूजिंग ये टर्म है। अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं याद हो पाएगा। ठीक है ना। समझ करके आप कॉन्सेप्ट समझ करके ही इनको याद करेंगे। अब हम बात करेंगे, एक संबंध हमको निकालना है। एक संबंध निकालेंगे, उससे कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कभी कभी वो संबंध एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो हेडिंग लगाइए, म्यू आर तथा काइयम में संबंध। म्यू आर का मतलब सापेक्ष चुंबकशीलता, काइयम का मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति, इनमें क्या रिलेशन होता है ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है। चलो हेडिंग लगाओ, म्यू आर तथा काइयम में संबंध। परिभाषा अगर आपने समझ ली है तो फिर इसको पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना। म्यू आर का मतलब सापेक्ष चुंबकशीलता, काइयम का मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति। समझ आ रहा है। चलिए, तो आप इसमें हम लोग शुरू करेंगे, इसकी रिलेशन निकालने के लिए हम लोग शुरू करते हैं चुंबकन तीव्रता की परिभाषा से। चुंबकीय शुरू करते हैं, इसको शुरुआत है। देखिए हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी है, एक चुंबकीय तीव्रता H की परिभाषा पढ़ी है ना। तो इसको उसी परिभाषा स्टार्ट करेंगे। इसको चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता किससे लिखते हैं हम लोग, H से, की परिभाषा से। देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस परिभाषा से क्या सूत्र लिखा गया तो कुछ याद करो जरा। H इक्वल टू बी अपान म्यू नॉट माइनस आई, ये लिखा गया था ना कि चुंबकन तीव्रता थी H, उसको परिभाषा में हम इस प्रकार से फॉर्मूला लिखा था हमने। इसको जरा पक्षांतर करके कुछ इस तरीके से अरेंज करो। इसको म्यू नॉट पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, म्यू नॉट H
इज इक्वल टू बी माइनस म्यू नॉट आई लिख सकते हैं। बी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, इसको जो पसंद कर लो, म्यू नॉट को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एच प्लस आई। ये बात क्लियर हो गई। म्यू ठीक है ना, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, पसंद कर लिया हमने इसको, म्यू कॉमन ले लिया तो एच प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हम लोग, एक परिभाषा हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति की पढ़ी। चुंबकीय प्रवृत्ति अभी अभी पढ़ी थी हम लोगों ने, उस परिभाषा से क्या सूत्र लिखा गया था? चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा से क्या सूत्र लिखा गया? तो चुंबकीय प्रवृत्ति m इज इक्वल टू था, m इज इक्वल टू I अपॉन H, ये लिखा गया ना, याद आया? I अपॉन H चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को I हम कहते हैं। यहां से हम H की वैल्यू निकाल लेंगे। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू निकालो, H नहीं I इज इक्वल टू निकालो, अच्छा तो करो I इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा H काई M, ये हो सकता है ना ऐसे, आई अब जरा सही से बना दो, काई M, ये क्वेश्चन डाल लीजिए से। ठीक है, अब एक और परिभाषा हम लोग यूज करेंगे। परिभाषा इसमें जो हम लोगों ने पढ़ी है उन्हीं का यूज करना है। एक परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है चुंबकन तीव्रता, चुंबकशीलता की परिभाषा पढ़ी है। देखो जरा इसको, परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है चुंबकशीलता पढ़ी है ना, म्यू, चुंबकशीलता की परिभाषा क्या पढ़ी? परिभाषा को याद करो, चुंबकशीलता की परिभाषा से लिख सकते हैं, चुंबकशीलता कैसे करते हैं? म्यू से, और म्यू इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच, परिभाषा में था ना सूत्र ये। इसको डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर इसको डालिए, थोड़े यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू हम लोग। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एच, ये क्वेश्चन डाल लीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत, है? कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो फिर डेरिवेशन भी हो गया आसानी से। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से I का मान यहां रखेंगे और समीकरण नंबर 3 से B का मान यहां रखेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? समीकरण 2 से I, ये I है, ये अलग से, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 से I का मान तथा 3 से B का मान, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। चलो और इसमें इधर रखते हैं, नोट करना है, तो रख दो तो हो जाएगा B की जगह कितना रखेंगे? म्यू एच, B की जगह म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो रहने दो, एच की वैल्यू, एच की जगह से रहने दो, इसमें रखना नहीं हमको, और आई की वैल्यू रखना है। आई की वैल्यू कितनी है? प्लस एच काई एम। ठीक है, देखो एच कामा ले लो इसमें, म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट
एच कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस काई एम, एच से एच कैंसिल हो जाएगा और इसको जरा नीचे ले आओ पक्षांतर करके, तो म्यू अपान म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस काई एम। देख सकते हैं ना ऐसे। ये म्यू अपान म्यू नॉट ये किसके बराबर होता है, परिभाषा हम लोग पढ़ी है। म्यू अपान म्यू नॉट यानी किसी पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, सापेक्ष चुंबकशीलता। ये म्यू आर, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, म्यू आर इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस काई एम, जहां म्यू अपान म्यू नॉट ये कहलाता है म्यू आर, क्या कहते हैं हम लोग, सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता है। ये संबंध हमने निकाल लिया, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, दो भौतिक राशियां इसमें है, म्यू आर है और एक काई एम है, इसमें से एक वैल्यू दी गई थी, दूसरी पूछी गई थी, ठीक है ना। तो ये संबंध आपको याद रखना है और कैसे निकाला जाएगा ये भी आपको तरीका याद रखना है। बात क्लियर हो गई, बहुत आसान है। पहले हम लोग चुंबकीय तीव्रता की परिभाषा सी वाला सूत्र लिख लेंगे, परिभाषा में सूत्र हम लोग लिखा था, उसको पक्षांतर करके b इक्वल टू इतना निकाल लिया, ठीक है ना। ना भी पक्षांतर करिए ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर चुंबकीय प्रबंध की परिभाषा से I की वैल्यू निकाल लेंगे और I की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यहाँ अगर नहीं पक्षांतर किया तो यहाँ रख दो, नहीं तो यहाँ रख दो, ठीक है ना। और चुंबकशीलता की परिभाषा से b अपॉन एच से यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, वो यहाँ रख दिया जाएगा इस जगह, और उसको सॉल्व करो तो h से h कट जाएगा और कटने के बाद म्यू अपान म्यू नॉट लिख सकते हैं पक्षांतर करके, तो यहाँ बचता है 1 प्लस काई एम। तो म्यू अपान म्यू नॉट क्या होता है, म्यू आर के बराबर, और म्यू आर इज इक्वल टू होता है म्यू अपान म्यू नॉट, जहां उसको कहते हैं हम लोग सापेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है ना। काई एम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति, नाम पता होना चाहिए कि इस भौतिक राशि का नाम क्या है इसका, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे जो नए वीडियो जो अपलोड हों उसकी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आगे करते रहिए, थैंक यू।